Welcome you all. My name is Suraj Dubey. Today we are going to discuss a new topic, new chapter, coordinate geometry. This is chapter number 3 for the class 9th student. और हम सभी लोग NCERT पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। NCERT जो स्टैंडर्ड बुक है आपका मैथमेटिक्स का, उस बुक का 3rd चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो इसी चैप्टर को निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना, ज्योमेट्री मतलब हमारा ज्यामिति होता है और निर्देशांक ज्यामिति नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूँ ऐसे, आई थिंक निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। तो ये चैप्टर हमें क्या नया सिखाने वाला है, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, अगर शुरुआत करें तो पहले किसका इसमें योगदान रहा इस चैप्टर को डेवलप करने में, किस कॉन्सेप्ट को। तो हमारे पास जो कंटेंट अवेलेबल है बुक्स में जो दिया हुआ है, रेनिस डिकार्टेस, इनका जन्म 1596 और 1650 इनका लास्ट रहा ईयर। द ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन, इन ऑनर ऑफ डिकार्टेस द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। वेल, क्या मतलब है इसका पहले समझना है। इनके बारे में एक स्टोरी है कि इन्हें ये क्या हुआ था कि ये हमेशा सोए रहते थे, बेड पर लेटे रहते थे, लेकिन अचानक से ही इनको एक बार स्पेस में, कमरे के अंदर ही स्पेस में एक पॉइंट किस तरीके से लोकेट किया जाए। अभी जब मैं आपको इसको इस पे एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हमें किस तरीके। और ये मैंने जो यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल नहीं, एक्चुअली स्फेरिकल शेप है। अभी मैं ग्लोब का एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि किसी स्पेस में अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट को हम कैसे लोकेट करेंगे, उस लोकेशन को पता लगाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। प्लेन के लिए क्या होगा, 3D स्पेस के लिए क्या होगा। इसी तरीके से एक स्फेरिकल सिस्टम, जैसे हम कौन सा अभी पढ़ने जा रहे हैं, कार्टेशियन सिस्टम। तो इनका नाम डिकार्टेस है, तो उसी के बेसिस पे, इनके सम्मान में, इनके ऑनर में क्या हुआ, इस सिस्टम का नाम क्या रख दिया गया, कार्टेशियन सिस्टम। बट कार्टेशियन के अलावा स्फेरिकल को सिस्टम होता है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो वो थोड़ा एडवांस लेवल के हैं, वो बड़ी क्लासेस में आपको ग्रेजुएशन वगैरह में बताए जाएंगे। बट फ्रॉम 9th के बेसिस पे और 10th में तो शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है इसी पे आगे। और 12th और 11th में, 11th और 12th में आपको इसका एक पूरा चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, जिसमें पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, ठीक है ना। तो उन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो क्लास 9th में ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जिसको मैंने सोचा कि आपको कवर कर दूं तो थोड़ा सा 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप मैथमेटिशियन जो थे हमारे रेने डिकार्टेस सर, इनका नाम याद रखिए। और कहाँ के रहने वाले थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इनके सम्मान में जिस सिस्टम का, जिस प्लेन में स्पेस को में पॉइंट को लोकेट करने का योगदान रहा इनका, उस सिस्टम को हम कौन सा सिस्टम कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा अब आगे और डिस्कस करते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम में हम किस तरीके से स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग ये जानते हैं कि जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करिए ये एक रोड है, ऐसे नहीं, थोड़ा सा मान लीजिए एक रोड है, सड़क है। इस सड़क से कई सारी गलियां गई हुई हैं, ठीक है ना। ये गली हैं, स्ट्रीट्स हैं। और आपको पता है, ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है ताकि आपको बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग आए। और मैं कहता भी हूँ ये बात कि अगर आपको पहले समझना है तो पहले आप बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है ना। बुक्स को ही पढ़िए, NCERT की बुक है तो पहले उसी को पढ़िए, उसी के कॉन्सेप्ट को एक बार समझिए। फिर आप, अगर आपका इंटरेस्ट बनेगा धीरे धीरे, तो आप खुद ही और अच्छा कंटेंट कहाँ मिल सकता है और अच्छी बुक्स में आप ढूंढेंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं कि आप एकदम हायर क्लासेस की ही बुक लेके बैठ गए, एडवांस लेवल की, फिर आप पढ़ने लगे तो आपको उसमें से चीज़ें बहुत कम समझ में आ रही, तो उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट टूटेगा। तो पहले आप सिंपल चीज़ों से शुरुआत करिए। तो ये क्या है, एक रोड है। और मैं आपको कह दूं कि आपके फ्रेंड का जो
आपके जो फ्रेंड का घर है वो स्ट्रीट नंबर 1, ये मान लीजिए स्ट्रीट नंबर 2 है, ये स्ट्रीट नंबर 3 है और ये स्ट्रीट नंबर 4 है। मैं कह दूं कि स्ट्रीट नंबर 4 में है। अब ये स्ट्रीट इतनी लंबी है, मान लीजिए यहाँ पे हाउस 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पर भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। चलिए स्पेस का थोड़ा दिक्कत है, इधर मैंने नहीं बनाया, बट आप ये मानिए कि अगर गलियां हैं तो उन गलियों में ऐसे घर भी होंगे। अब आपके मैंने कह दिया कि आपके फ्रेंड का जो घर है वो स्ट्रीट नंबर 4 में है, तो स्ट्रीट नंबर 4 में तो आप पहुंच गए भाई, स्ट्रीट नंबर 4 के सामने आके खड़े हो गए। लेकिन यहाँ से आप चले और स्ट्रीट नंबर 4 में आप आ गए। ये आपने, आपकी डायरेक्शन ये रही, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं तो आपकी डायरेक्शन ये रही, यहाँ से आप यहाँ तक पहुँच गए स्ट्रीट नंबर 4 में। बट अब स्ट्रीट नंबर 4 में आप कौन से पॉइंट पे जाएंगे? ये वाली बिल्डिंग है, ये वाली है, कौन सी है आपको नहीं मालूम है। अगर मैं ये आपको ना बताऊं कि बिल्डिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 कमरे हैं, और मैं आपको ये एक्सप्लेन ना करूं कि इन 10 में से आपको कौन से में जाना है, तो आपको नहीं लगता कि अब आप कहेंगे कि मैं क्या करूंगा कि थोड़ा मुझे टाइम ही लगेगा, तो क्या हुआ, मैं पूछ के चला जाऊंगा कि भाई 1 में कौन है, 2 में कौन रहते हो, 3 में कौन रहते, पता चला आपने कोई सो रहा है और 9 बजे ही वो नाइट शिफ्ट करके आया है और आप पहुँचे, आप दरवाज़ा खटखटाए, बाहर निकलिए भाई आप कौन हो, हमारा मित्र रहता है, तो पता चला डांट के भगा देगा कि बिना वजह का डिस्टर्ब करते हो, सोने नहीं देते, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो इस तरीके का अनुभव आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल श्योर होना पड़ेगा। यस, यहाँ से चैप्टर की कहानी स्टार्ट होती है और पूरा माहौल बनेगा यहाँ से पढ़ने का। श्योरिटी चाहिए आपको। किस चीज़ की श्योरिटी चाहिए? कि मैं अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ और यहाँ से लेकर स्ट्रीट नंबर 4 में पहुँचूँ, तो स्ट्रीट नंबर 4 से टर्न होने के बाद बस मुझे पॉइंट नंबर 6 पे जाना है। मेरे दोस्त का घर 6th वाला है, हाउस नंबर 6 हमारे दोस्त। तो आपने क्या किया, आपने ये डायरेक्शन चली। ऐसा भी नहीं कि आप अगर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आके खड़े हैं और यहाँ से आप ढूंढना चालू करेंगे तो आपको अपने दोस्त का घर मिल जाएगा। नहीं, आप तो क्रॉस कर चुके। यानी स्पेस में या प्लेन की बात करूं, अगर मैं अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको प्लेन के ही बारे में, अगर प्लेन है, ये मैंने क्या बनाया है, ये एक्चुअली पेपर है, तो आप पेपर अपने हाथ में भी लेके देख सकते हैं, बट बोर्ड पे मैंने एज अ पेपर बनाया है। अगर आपको कोई पॉइंट लोकेट करना है, अब मैं एग्जांपल ले ही लेता हूँ, A, B, C, D, मान के चलिए, मानिए मत, यह एज्यूम ही करिए पेपर ही है। A, B, C, D एक पेपर है आपके हाथ में, और मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ। इस पॉइंट का नाम है P1, यानी इस पॉइंट का नाम है P1, और आप D पर खड़े हैं। आप पॉइंट कहाँ पर हैं? D पे। आपको यह बताना है कि ये पॉइंट P1 D से कहाँ पर है। तो आप किस तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं, मतलब आपसे ये पॉइंट कितनी दूर है, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप ये कहेंगे कि मैं यहाँ से ऐसा डिस्टेंस मेज़र कर लूँगा कि यहाँ से इतनी दूर है, आप इसको यहाँ तक पहुँच जाएंगे, का यहाँ तक मैं पहुँच गया। जी हाँ, बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं D से पॉइंट यहाँ पे हमारे यहाँ से इतनी दूर पे है। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस प्लेन की 2 डायरेक्शंस हैं, यानी एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है, मतलब पेज एक हॉरिजॉन्टल वे में रखा हुआ है, मतलब उसका एक साइड हॉरिजॉन्टली है और एक क्या है, वर्टिकल है। यानी मैं आपको कहूँ कि आप एक काम करिए, हॉरिजॉन्टल आपको चलना है, आपको प्लेन पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ही चलना है और कहीं नहीं जाना है, मतलब आप ऐसे डायगोनली नहीं जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ही अगर आपको चलना है और इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप मुझे बताइए। कि D से आप पहले क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में कुछ दूर चलेंगे, और कहाँ तक चलेंगे, जहाँ तक इस पॉइंट के जस्ट एकदम वर्टिकली आप डाउनवर्ड में ना आ जाए। मतलब यहाँ से आप चलेंगे और जैसे ही आप इस पॉइंट के नीचे पहुँचेंगे, यहाँ तक की डिस्टेंस आपने ट्रेवल कर ली। तो ये कौन सी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी, हॉरिजॉन्टल वाली, इसको मैं लिख देता हूँ A यूनिट। फिर यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, वर्टिकली जाना पड़ेगा, और इसको मैंने लिख दिया B यूनिट।
तो आपको नहीं लगता कि आप पॉइंट पे पहुंच गए। ए यूनिट आपको हॉरिजॉन्टल चलना है और बी यूनिट आपको क्या चलना है, वर्टिकल चलना है, और आप अपने पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। बट पॉइंट यही है, अब मैं लोकेशन चेंज कर दे रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि अब आप ए पर हो, अब आप कहाँ हो, ए पर हो। तो ए से सेम पॉइंट आप क्या करिए, हॉरिजॉन्टल यहां आइए और फिर इतना शिफ्ट वर्टिकली यहां हो जाइए। आपको इतना ही चलना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस, अच्छा हाँ एक चीज़ और बतानी है। देखिए अगर ये ए है तो सेम उतना ही, पॉइंट तो फिक्स है, तो सेम इस ए डिस्टेंस के ही बराबर यहाँ से भी आपको चलना, मतलब हॉरिजॉन्टली तो आपको उतना ही जाना पड़ेगा, वर्टिकल आपका चेंज होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ से वर्टिकल आपको ज़्यादा जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से वर्टिकल आपको थोड़ा कम जाना पड़ेगा। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, सी। अगर मैं बी पे अब आपका लोकेशन फिक्स कर दूं, ध्यान से समझिएगा, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो ये सब सारी चीजें हैं। अगर बी पे मैं आपको शिफ्ट कर दूं और कह दूं बी से आप यहां आइए, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप बी से यहां तक आएंगे, यहां से यहां तक आ गए आप इस डायरेक्शन में, इसमें इधर आए थे फिर ऐसे गए थे, इसमें ऐसे आए थे फिर ऐसे, इसमें आप ऐसे आ रहे। अच्छा बताओ ये डिस्टेंस चेंज होगा क्या, ये वाला, मतलब हॉरिजॉन्टल चल लेने के बाद वर्टिकल कितना आना हुआ, तो वो तो सी ही रहेगा ना। मतलब आप देखिए हो क्या रहा है, अगर पॉइंट फिक्स है, अगर मेरा पॉइंट फिक्स है एक जगह पे, यहाँ पर पॉइंट फिक्स है, तो इस फिक्स पॉइंट की, इस फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग पॉइंट से, ए से बी से सी से डी से, आप कहीं से भी, अब आप कहेंगे कि सर आप डी से या फिर ए से या बी से सी से ही क्यों कर रहे हैं, कि अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ फिक्स कर दूँ तो, यानी मैंने वर्ड इस्तेमाल कर दिया, बट मान लीजिए मैं यहाँ पर अब हूँ, तो ये पॉइंट अब इस लोकेशन से अलग डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस अलग होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल इतना ही चलना है और वर्टिकल अब इतना ही चलना है, तो ये डिस्टेंस अलग होगी। तो मान लीजिए एक्स और वाई नाम दे रहा हूँ इसको। यानी प्लेन में, किसी प्लेन में अगर हमें किसी पॉइंट को डिफाइन करना है तो हमको दो वैल्यूज चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वो दोनों जहाँ जाके इंटरसेक्ट करेंगी उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, हमारा वही पॉइंट होगा। ठीक है ना। एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे देखिए अर्थ, ग्लोब, तो ये कौन सा हो गया भाई, अर्थ पे क्या होता है, ये हमारा कौन सा है, इक्वेटर। एसएस की हमको थोड़ी कम जानकारी है क्या, चलिए इक्वेटर है। और ये हमारा हो गया मेरिडियन लाइन, ग्रीनविच, ग्रीनविच ही होता है ना, प्राइम मेरिडियन। ओके एक बार देख लीजिएगा, मतलब ये हो गया हमारा, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, स्टडी पर्पस के लिए बनाई गई हैं। ठीक है ना। ये इनसाइड वाली है तो थोड़ा इसको मैं लाइट वे में कर लेना। अब आप देखेंगे तो ग्लोब के ऊपर इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से आपको लॉन्गिट्यूडिनल इनको बोलते हैं, और ये हमारे कौन से हैं, इस तरीके से लाइंस आपको मिलते हैं देखने को, इस तरीके से आपको ग्लोब पे लाइंस देखने को मिलेंगे। अब आप समझने की यह कोशिश करिए, मैं यहां पे बता रहा हूं फिर से आपको। मान लीजिए ये आपका ग्लोब था, यानी ये सर्कल जब था, स्फेरिकल शेप, सॉरी अर्थ आपका स्फेरिकल शेप में नहीं है एक्चुअली वो थोड़ा ज्वाइड शेप में है, संतरा होता है ना ऊपर से थोड़ा सा पिचका हुआ ऐसा। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूं कि आप अर्थ पे कौन कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट वाली हो गई, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ये आपका साउथ हो गया। मैं आपको कहूं कि आप इस वाले लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे, मान लीजिए जो 15 डिग्री पर है, 15 डिग्री ईस्ट में है, तो इस 15 डिग्री ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे आप कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं। आप इस पॉइंट पे आइए, इस पॉइंट पे आइए, इस पॉइंट पे आइए। मान लीजिए मैं कहूँ कि ये हमारी कंट्री है और यहीं पर हमारा घर है, तो ऐसे तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे पड़ेंगी। तो मैं कौन से वाले लॉन्गिट्यूड, मतलब कौन से पॉइंट पे आकर खड़ा हूँ कि मुझे अपना घर पता चले या आपका घर पता चलेगा। मैं कौन से पॉइंट पे खड़ा हूँ ये बताइए। आपको लग रहा है कि आप इस एक्सिस पे, अगर इस लॉन्गिट्यूडिनल लाइन पे आ गए जो 15 डिग्री ईस्ट में है, तो आप इस पे कहाँ पे होंगे।
इसके लिए आपको एक और वैल्यू की ज़रूरत होगी जिसको आप बोलते हैं लैटीट्यूड। तो अगर लैटीट्यूड भी अगर आपको पता चल जाए कि कौन से लैटीट्यूड पे है होना है आपको, तो आपका काम आराम से हो जाएगा। कैसे? मैंने आपको लैटीट्यूड फिक्स कर दिया भाई कि आप इस वाली लैटीट्यूड वाली लाइन पे आप आ जाओ, ये जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं मेरा घर है। मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड दोनों अगर दे दूं तो दोनों जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये 0 से 90 डिग्री तक जाता है, यहाँ से 0 90 डिग्री होता है। आप थोड़ा सा एसएस में रिवाइज करिए। देखिए एसएस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है ना? जो आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझ। तो देखिए उसको पूरा जाके पढ़िए, मतलब इन सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट ये सब बहुत ही यूपीएससी वगैरह एग्जाम में एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको पढ़ने से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है ना? दूसरी चीज़ देखिए, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा कंप्लीट बनाया है, तो इसको समझने की कोशिश करिए। ये हमारा अर्थ है, इसमें ये हमारे डायरेक्शंस हो गए, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट। ओके, मैं आपसे कहा कि मुझे 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, अब ये पॉइंट्स में भी हो सकता है, 30 पॉइंट मिनट भी होता है, मतलब डिग्री मिनट सेकंड इस तरीके से, बट अभी हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू जो होल नंबर है कैटेगरी में वैसा समझते हैं। 30 डिग्री ईस्ट में जाना है प्लस 20 डिग्री वेस्ट में जाना है। अब ऐसे मैं बता दिया, सॉरी देखिएगा, मैंने सिर्फ ये बता दिया 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पकड़ना है और 20 डिग्री आपको लैटिट्यूड वाला पकड़ना है। तो इसमें भी दो होता है कि 30 डिग्री कौन सा, ईस्ट, जैसे ये मान लीजिए 15 डिग्री का है, ये 30 का होगा, ये 45 का होगा, इस तरीके से, ठीक है ना? और इधर भी ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो मुझे 15 डिग्री कौन सा वाला लेना है भाई? तो 15 डिग्री वाला जब तक मैं मेंशन ना करूं कि हाँ आपको ईस्ट वाला लेना है या फिर वेस्ट में जाना है, तब तक आप क्लियर नहीं हो पाओगे। चलिए मैंने ईस्ट लिख दिया। अब मैंने 20 डिग्री सिर्फ लैटिट्यूड आपको दे दिया और ये लॉन्गिट्यूड दे दिया, बट लैटिट्यूड ये बताया ही नहीं कि 20 डिग्री कौन सा जाना है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाना है या फिर साउथ हेमिस्फीयर में, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बट अगर मैंने लिख दिया कि नहीं चलो भाई नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाना है, तो अब आप देखिए क्या करेंगे। 15 डिग्री वाला ईस्ट वाला आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिया और इसमें अगर ये 0 डिग्री है, इधर 10 है, मान लीजिए 10 है, ये 20 वाली है, इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो अगर ये 20 वाला, ये 10 का है, ये 20 का है, तो मुझे क्या करना है, 15 डिग्री वाला, 30 डिग्री वाला कौन सा लेना है, 30 डिग्री वाला कौन सा लेना है, ईस्ट में लेना है लॉन्गिट्यूड, और 20 डिग्री वाला कौन सा लेना है, नॉर्थ में। तो ये हुआ 30 डिग्री, ये हुआ 20 डिग्री, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट किए वही हमारा क्या हो गया, पॉइंट हो। मतलब हमारी लोकेशन कहाँ है, यहाँ पे। तो ये हो गया स्फेरिकल, ये हो गया प्लेन, ठीक है ना? इसी तरीके से सिलेंड्रिकल भी होता है। तो सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर तो आपने देखा ही होगा, ठीक है ना? तो उसमें भी, ठीक है ना, तो वो भी ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है ना? आगे इसके बारे में आपको समझाया जाएगा। तो उसमें अलग कोऑर्डिनेट होते हैं आर, थीटा और जेड, और स्फेरिकल में होते हैं आर, थीटा एंड फाई, ठीक है ना? तो आर थीटा फाई, आर थीटा जेड हमारा इसमें होता है कार्टेशियन में एक्स, वाई एंड जेड। लेकिन आप कहेंगे कि सर अब इसमें 3 कहाँ से आ गया? 3 आ गया। आप सोचिए कैसे। अगर मैं इसकी जगह पे एक क्यूब बना के आपको दिखाऊं, अगर एक क्यूब है, मैं एक सेकंड में थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ ना कि पॉइंट्स हमें कैसे लोकेट करने। मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्यूब बना के दिखाता हूँ, क्यूब में थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। क्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं? घन। हाँ, घन, घन और घनाभ। क्यूबॉइड को क्या कहते हैं? घनाभ। सिलेंडर को क्या कहते हैं? बेलन। और स्फीयर को, स्फीयर को क्या कहते हैं भाई? गोला। ये हमारे गोला का आदमी नहीं है। किस गोला का आदमी है भाई? ये क्यूब है। तो अब जरा देखिए,
इस क्यूब को मैं एक डायरेक्शन ये वाली मान ले रहा हूँ, एक डायरेक्शन में ये वाली मान ले रहा हूँ, और आपको एक डायरेक्शन ये वाली मान ले रहा हूँ। तो जरा देखिए, 3 डायरेक्शन नहीं होगी। अभी एक्स वाई जो मैंने लिख दिया था एक्स वाई जेड, वो एक्चुअली अब हम लोग पढ़ चुके हैं उसको, तो इसलिए मैंने लिख दिया, बट आपको भी समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से, तो ये कौन सा हो गया z, इसको मान लो x, इसको मान लो y। तो 3 डायरेक्शन होता है कि नहीं। घर में अगर आप घर सोचिए, रूम आपका ऐसा ही है, तो रूम में क्या है, एक ये लाइन होती है, एक ऐसा होता है, एक हाइट होता है, मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट। क्यूब में यही होता है ना, जो कि तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आप सोच के देखिए कि अगर आपने कोई पॉइंट यहां डिसाइड कर लिया, यहां पे आपको यहां पहुंचना है, और आप ओरिजिन पे हो, आप यहां पे हो, यहां पे आप खड़े हो, यहां पर आप हो, आपको इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो आप कैसे आओगे, सोच के देखिए। आपके पास कई रास्ते हैं, बट मैं आपको एक समझाना चाह रहा हूं कि आप यहां से पहले यहां तक आएंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले आप यहां तक, अच्छा एक काम करता हूं, मैं इन सबका नाम लिख देता हूं। मान लो साइड सबका ए है, सब ए ही है, तो पहले आपको ए इतना चलना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, दिख रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है भाई, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाने में। आप लोग को कैसा लग रहा है बताइए मुझे। ऐसा है ना, पढ़ाई लिखाई है बहुत मज़ेदार चीज़। मैंने भी अपने काफ़ी सारे टीचरों से रियलाइज़ किया है कि जो टीचर हमको कोई बात बताते हैं ना, है होती बहुत मज़ेदार चीज़ है। कोई भी सब्जेक्ट आप उठा के देख लीजिए, मैं तो बता रहा हूँ आपको, कोई भी एसएस हो, साइंस हो, मैथ्स हो, हिंदी ही क्यों ना हो, संस्कृत कितनी बढ़िया सब्जेक्ट है, लेकिन धीरे धीरे अब उसका, ठीक है ना, संस्कृत लोग ना ही उतने ढंग के टीचर्स हो गए, अब मिलते ही नहीं हैं, तो क्या किया जाए। लेकिन संस्कृत को गायब नहीं करना चाहिए था, है फिलहाल, ऐसा नहीं है, बट उसमें थोड़ा और एनर्जी लगाने की ज़रूरत है। लोग भागते हैं कि संस्कृत पढ़ना है, संस्कृत बहुत टफ है। टफ कोई भी सब्जेक्ट है, अभी किसी बच्चे से पूछ लो 2x - 4x, नहीं बता पाएगा। 2x - 4x जिसको नहीं मालूम है नहीं बता पाएगा भाई, 2x - 4x नहीं बता पाएगा। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसको खुद नहीं पता होता है कि हम कौन सी कंट्री में पैदा हुए हैं, कौन सी कंट्री का लैंग्वेज सीखेंगे, कौन सा सब्जेक्ट्स मैं पढ़ूंगा, लेकिन धीरे धीरे वो इसी सराउंडिंग से सब कुछ सीखता है। तो पॉसिबल कौन है, कैसे पॉसिबल हुआ वो सीखता है, क्योंकि हमारा जो वातावरण है वो चीज़ उसको सिखाता है। तो हमारा जो संस्कृत लैंग्वेज है वो क्यों नहीं कोई सीख सकता, हिंदी लैंग्वेज क्यों नहीं सीख सकता, कोई भी लैंग्वेज है। मैं कह रहा हूँ कि ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, वो आदमी सीखता कहाँ से, अपने सराउंडिंग से ही तो सीखता है। हमको सिखाने वाला कोई चाहिए, अगर वही नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं अपने पॉइंट्स पे। तो ये हमारा पॉइंट है, हमें यहाँ पहुँचना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चलते चलते यहाँ आ गए, ये डिस्टेंस, तो हम कौन से चल रहे हैं, एक्स पे, कितना चले a। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, गौर करिएगा, अब हम यहाँ से गायब हो गए, अब हम यहाँ खड़े हैं। अब यहाँ से चलते हैं हम थोड़ा y पे, इतना और चलेंगे, y वाला चलेंगे, तो ये भी कितना है, a ही है। तो अब हम यहाँ से गायब हो गए, यहाँ से, और कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। अब हम यहाँ खड़े हैं। अब यहाँ से फिर हम यहाँ आ जाते हैं, इस तरफ आ जाते हैं। अब हम यहाँ से गायब हो गए और हम यहाँ आ गए। तो ज़रा बताइए हुआ क्या, x y z, मतलब x चले, फिर y चले, फिर z चले, x y z। बोलिए भाई, यहाँ तक समझ में आया क्या फ़र्क है? एक्स वाई और जेड, एक्स चले, वाई चल रहे हैं, जेड चल रहे हैं, तीनों डायरेक्शन हमारी हो गई। बट हम यहाँ 3D नहीं पढ़ने वाले हैं, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D प्लेन में पढ़ेंगे। तो अगर हम 2D प्लेन में पढ़ने वाले हैं, गौर से समझिएगा बात, पूरा मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अगर हम 2D प्लेन में पढ़ने वाले हैं तो इन तीनों में से
एक्स वाई जेड में से एक डायरेक्शन हमको गायब करनी पड़ेगी। तो आप मुझे बताइए, मैं एक्स वाला गायब कर दूं या वाई वाला गायब कर दूं या फिर जेड वाला कर दूं? एक्स वाई या जेड, कौन सा गायब कर दूं? एक्स कर दूं, वाई कर दूं या फिर जेड कर दूं? एक्स वाई और जेड में से कौन सा गायब करूं? ठीक है, हो सकता है आपकी डिमांड आ रही हो कि एक काम करो सर, वाई को ही गायब करो, वाई वाला गायब करिए। तो अगर मैं वाई वाला गायब कर दूं तो मेरे कहने का मतलब है कि हमको वाई नहीं चाहिए ना। गौर से देखिएगा, अगर वाई नहीं चाहिए तो वाई को हटाओ, तो ये भी नहीं चाहिए होगा क्योंकि यही तो वाई वाला है, यही तो ऊपर जा रहा है। ये भी नहीं चाहिए क्योंकि ये वाई वाला है, हमको ये भी नहीं चाहिए, ये वाई वाला है। ना देखो यार, पढ़ रहे हो तो पूरा लेक्चर देखो। टीचर कौन से पॉइंट कौन से जगह पे क्या बोल जाए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मूवी होता है ना, मूवी फिल्म चल रही है, फिल्म में कोई एक ऐसी स्टोरी है, ऐसा कोई पॉइंट है पूरे 2 घंटे की मूवी में, 2.5 घंटे की मूवी में, 5 मिनट में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि उस टाइम मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहा और मेरा छूट गया। अब वही 5 मिनट वाला जो टॉपिक था जो छूट गया मेरा, उसी के ऊपर पूरी स्टोरी अब आगे घूम रही है, लेकिन मैं उस समय अवेलेबल नहीं था, तो भैया वो मूवी मुझको नहीं समझ में आने वाली क्योंकि हमने वो 5 मिनट अपना छोड़ दिया है। तो मुझे भी यही लगता है कि अगर आप सभी लोग अपना कोई भी 1 मिनट बिना स्किप किए लेक्चर को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखो भैया, वाई वाला तो गायब, तो अब हम बचे कहाँ? केवल यहाँ, या तो हम यहाँ जा सकते हैं या तो यहाँ, मतलब या तो जेड पे जाएं या तो एक्स डायरेक्शन में जाएं, या तो एक्स डायरेक्शन में जाएं या फिर जेड डायरेक्शन में। तो टेबल हो गया फिर, जब टेबल पे दौड़ रहे हैं यहाँ से वहाँ से यहाँ। बात समझ में आई? लेकिन अब मैं कुछ और करने जा रहा हूँ, ध्यान देखिए। फिर से मैं वाई को ला दे रहा हूँ, ये आ गया वाई हमारा। कुछ का मन हुआ नहीं सर जेड गायब करो, जेड हटाइए, जेड नहीं जच रहा, तो जेड हटा दिए भैया, लीजिए जेड वाला हट गया, ये रहा जेड। अब आप देखिए प्लेन नहीं बदल गया। अभी तक कौन सी दीवार थी? ऊपर वाली और नीचे। अब देखो साइड साइड वाली गायब हो गई, अब सामने और पीछे बचा, सामने और पीछे। तो ये 2 प्लेन है। अब हम जेड गायब हुआ तो अब या तो एक्स पे दौड़े या फिर वाई पे दौड़े, तो एक्स पे दौड़ रहे हैं, वाई पे दौड़ रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओ, हमारा जो बोर्ड है, आपको नहीं लग रहा कि ये एक्स है और ये वाई है? ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ऐसा ही तो बोर्ड दिख रहा है आपको। इसीलिए हम एक्स वाई पढ़ते हैं और जेड को गायब कर देते हैं। आपका बोर्ड ऐसा था क्या? ये वाला बोर्ड है कि बोर्ड ऐसे रखा हुआ है, बोर्ड ऐसे रखा हुआ है और हम यहाँ लिख रहे हैं और कैमरा यहाँ लगा है, आपको दिख रहा है ना, ठीक है ना। तो हमें क्या किया है, और ऐसे ही आप एक्स वाला भी गायब कर सकते हैं, तो फिर आपको ये वाला प्लेन मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप एक्स वाला गायब कर देंगे, चलिए वो भी करके दिखाई दे रहा हूँ। अगर आप एक्स वाला गायब कर देंगे, आपने ये गायब कर दिया, तो मेरा ये मानना है कि आपको फिर ये वाला प्लेन मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए, ना ही बोर्ड ऐसे रखा हुआ है और ना ही बोर्ड ऐसे रखा हुआ है। बोर्ड कैसे रखा हुआ था? ऐसे ऐसे। तो उस सिचुएशन में हमको कौन सा गायब करना होता है? जेड। तो हमारे पास बचते हैं 2 पॉइंट एक्स और वाई। इसीलिए अब इस चैप्टर में हम लोग इस एक्स और वाई वाले ही कॉन्सेप्ट को पूरा देखने वाले हैं, और उम्मीद है आगे जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें कैसे एक्स वाई लोकेशन किस तरीके। बहुत बढ़िया चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं भी जब पढ़ रहा था, 12th में पढ़ा था, तो मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैथमेटिक्स की हमारी बुक थी वो बहुत अच्छी लगती थी। तो आप इसको कंप्लीट पढ़िए, ठीक है ना। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप सभी लोगों को, थोड़ा सा एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन, एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी से लेवल धीरे धीरे हाई करेंगे, उसमें कोई नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का लेवल स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन पहले सीखना है तो पहले सिंपल चीज़ ही सीखेंगे। तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल विद अनदर पर्सन। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है हाउ यू विल डिफाइन, या आप ये क्वेश्चन ना लेके आप कुछ और लीजिए, हाउ यू विल डिफाइन द पोजीशन ऑफ योर बुक विच इज केप्ट ऑन अ टेबल। आप ये क्वेश्चन ले लीजिए। चलिए मैं बोल दिया, हाउ यू डिफाइन
पोजीशन ऑफ बुक, मतलब एक किताब का जो स्थान है रखा हुआ है उसको आप कैसे पता लगाएंगे, उस स्थान को कैसे पता लगाएंगे अगर ये आपके मेज पर रखा हुआ है। तो मतलब कैसे पता लगाएंगे, तो किताब ऐसे हवा में तो है नहीं कि आपको एक्स में भी जाना है, वाई में भी जाना है, जेड पर। टेबल पे रखा है तो जैसा मैंने बताया टेबल 2D है, 2 डायमेंशन है। आगे हम इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा उसमें ये डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कैसे हम प्लेन बनाएंगे। तो आई होप हमको आप सभी लोग को यहाँ तक समझ में आया। तो क्या हमने पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति। हमारे हिंदी माध्यम के जो भी बच्चे हैं प्यारे, उनको थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं आगे चल के हिंदी में भी इन सभी के पार्ट्स अवेलेबल करा दूंगा, बट फिलहाल अभी थोड़ा टाइम का भी कंस्ट्रेंट है मेरे पास, तो इंग्लिश में ही है फिलहाल। मैं समझा पूरा हिंदी में ही रहा हूँ। तो जो हमारे ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने डेकार्टेस, उन्होंने इस सिस्टम को लाया था। उन्हीं के ऑनर में हमने कार्टेशियन सिस्टम, यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रीट वाला एग्जांपल समझाया, फिर मैंने आपको ग्लोब का समझाया, और यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट समझाया था कि कैसे हम स्ट्रीट में, गली में पहुँचे, अर्थ जो हमारा है ग्लोब पे कैसे पहुँचेंगे। फिर मैंने वही चीज़ को क्यूब में ट्रांसफ़र किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हमारे पढ़ाने से ही मुझे नहीं पता चल जाएगा कि आपको बातें समझ में आ रही। जब आपका फीडबैक आएगा कि हाँ भाई हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा दें, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा धीरे पढ़ाइए, थोड़ा और तेज़ पढ़ाइए, थोड़ा कम एक्सप्लेन करिए, ज़्यादा आप एक्सप्लेन कर दे रहे हैं बार बार। ये सारी चीज़ें मुझे भी रियलाइज़ होती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं तो बच्चों को मैं एक ही बात बार बार समझा रहा हूँ तो बच्चे बोर हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे अगर कुछ पॉइंट्स हों, बट मेरा ऐसा मानना है कि चीज़ों को बार बार समझने से वो चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल फुल्ली घुस जाती हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं समझाता हूँ। बट आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू बच्चों, चलिए बहुत अच्छा लगा, और इस चैप्टर को हम लोग काफ़ी डिटेल में जितना हो सकता है आपकी बुक में पढ़ेंगे, और अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।